हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जिसमें जावा का इंटरव्यू होने वाला है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर देना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि 2024 के प्लेसमेंट सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 में भी अपीयर कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और इसके हम मल्टीपल पार्ट्स लाएंगे, तो ये पहला पार्ट समझ सकते हो आप। तो बिफोर आई स्टार्ट, मेरे पास एक सिंपल सा अपडेट है आप लोगों के लिए। हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है जिसमें हम आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया गया है इस कम्युनिटी में, जहां पे सारा का सारा डिस्कशन 2024 का होगा। और अगर 2023 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो वो डिस्कशन यहाँ पे होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज जावा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि यार आपको पता भी है एक्चुअली कि नहीं जावा क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है, जावा इज अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर फॉर कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या है? ये थ्योरेटिकल आंसर में इसका मतलब समझाता हूँ आपको। यूजुअली क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स एक लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं उसको इंग्लिश कर देता हूँ। हमारा कंप्यूटर 01011110 वाली भाषा में बात करता है। अब दोनों को जब कम्युनिकेट करना पड़ता है तो दिक्कत आती है। तो क्या होता है, जावा एक ऐसा लैंग्वेज बन के आया जिसने हमें कंप्यूटर से बात करना सिखाया और कंप्यूटर को हमसे बात करना सिखाया। इससे क्या हुआ, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। देख सकते हो, वेयर कैरेक्टर यूज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद एलियंस। अगेन एक एग्जांपल दिया है ट्रांसलेटर का। अब जावा के साथ एडवांटेज ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और तीसरी चीज रोबस्ट एंड सेफ है। मैं इसका आंसर बताऊंगा आगे क्यों। तो जब आप जावा का आंसर दो व्हाट इज जावा, तो इन पॉइंट्स के साथ साथ ये भी दे देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैंने मान लिया, बट कैसे? तो जावा के साथ एक चीज ये है कि जावा एक्चुअली जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये रन होता है बिकॉज जावा एक वर्चुअल मशीन यूज करता है जिसको हम बोलते हैं जेवीएम, जो कि कोड को एग्जीक्यूट करता है, विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो क्या होता है, बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपके पास है विंडोज, आपके पास है मैक और आपके पास है लिनक्स। अब होता क्या है, अंडरलाइन कोर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, तो उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो होता यह है कि इश्यूज आ जाते हैं जब अगर मुझे कोई ऐसा कोड लिखना है जो कि विंडोज़ पे भी काम करे, मैक पे भी काम करे, लिनक्स पे भी काम करे, तो इशू आता था उन लैंग्वेजेस में। तो जावा ने क्या किया, जावा ने कहा हम एक ऐसी वर्चुअल मशीन बना के देंगे जिसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप सिर्फ कोड को एक बार लिखो, और उसको रन करो हर जगह। कोड को सिर्फ एक बार लिखो और रन करो हर जगह। तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो जावा इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स सर्टेन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एलिमेंट्स। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है लेकिन प्योर नहीं है। प्योर का मतलब पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका रीजन यह है, इसके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर्स, विच आर नॉट ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है। फिर दूसरी चीज, जावा अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैटिक मेथड दैट बिलोंग्स टू क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स। बट जावा में हम स्टैटिक मेथड्स बना सकते हैं जो कि पार्ट होता है क्लासेस का, ना कि ऑब्जेक्ट्स का। तो इसलिए इस कारण से भी ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तीसरी चीज है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है, which is also a not characteristics of pure object oriented programming language. तो 3 पॉइंट्स। पहला, it has primitive data types like integer and characters. दूसरा पॉइंट, it creates static method जो कि belong करते हैं क्लास को, ना कि ऑब्जेक्ट को। और तीसरा है, it supports multiple inheritance.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी में डिफरेंस क्या है। अब ये जो आंसर मैंने दिया, अगर ये विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन में, तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ये क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज हीप मेमोरी। सो हीप मेमोरी इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। हीप मेमोरी इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो कि रन टाइम पे बनते हैं। फिर स्टैक मेमोरी क्या होती है? यूज फॉर मैनेजिंग मेथड कॉल्स, फ्रेम्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो मतलब बड़ा सा सिंपल है, जब हमें कुछ चीज डायनेमिकली चाहिए होगी तो वो हीप मेमोरी के अंदर जाएगा, कुछ चीज अगर हमें स्टैक मतलब एक तरीके से पहले चाहिए होगी तो वो स्टैक में जाएगा। दूसरी चीज डेटा साइज क्या होता है? तो हीप मेमोरी का लार्ज होता है डेटा साइज और फ्लेक्सिबल भी होता है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक है। स्टैक मेमोरी का स्मॉलर होता है और फिक्स्ड होता है। रीजन? क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाता है कि हमें कितने स्पेस की जरूरत पड़ने वाली। तीसरा लाइफ स्पैन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कैन हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। ऑब्जेक्ट्स कैन हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन बट शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है स्टैक मेमोरी के अंदर। मतलब इसमें अगर जो भी हमारा डेटा है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन में ही रहेगा। फिर एक्सेस स्पीड जो है यहां पे रिलेटिवली स्लोअर है। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिकली एलोकेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक एलोकेशन हो रहा है, हो सकता है रैंडमली दूसरी जगह पे एलोकेशन हो। लेकिन स्टैक मेमोरी का वेरी फास्ट होता है, इन्वॉल्व सिंपल पॉइंटर मैनिपुलेशन। मैं कोर में बिल्कुल अगर समझाऊं तो इसी तरीके से होता है, ज्यादा डीप में हम जाएंगे तब इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर फाइनली अगर मैं बात करूं डेटा टाइप्स, सो यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए यूज होता है। लेकिन स्टैक मेमोरी यूज होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए या फिर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स। सो ये है डिफरेंस हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी में। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जावा वर्सेस सी प्लस प्लस। दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं हम जावा के बारे में। तो जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू रीड है। अगर मैं सी की बात करूं तो ये मल्टी पैराडाइम है और कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। जावा एक्चुअली थोड़ा सा बाद में आया, सी प्लस प्लस के बाद में। तो जो सी प्लस प्लस के नुकसान थे या फिर डिसएडवांटेजेस थे वो जावा ने दूर किए, ठीक है, इसलिए ये हाई लेवल बोलते हैं और इजी टू रीड है। फिर सेकेंडली मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक, नो नीड टू वरी अबाउट मेमोरी। मुझे मेमोरी मैनेजमेंट जो भी करना है वो ऑटोमेटिकली होने वाला है। पॉइंटर्स। सी प्लस प्लस में क्या होता है, मेमोरी आपको मैनुअली मैनेज करनी पड़ती है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दी मेमोरी। अब उसमें इशू ये आता है कि अगर आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर नहीं हो, एडवांस प्रोग्रामर नहीं हो, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, एडवांस कंसेप्ट्स। तीसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। सो वर्क ऑन एनी कंप्यूटर जिसमें JVM हो, आप JVM लगा दीजिए, जावा का कोड रन करेगा उसमें। सी प्लस प्लस में वर्क्स ऑन सम कंप्यूटर्स नीड रिकम्पाइलेशन। सी प्लस प्लस के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि उसका कंपाइलर वहां पे होना चाहिए और वो कंपाइलर्स प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिंटेक्स। तो यहाँ पे इजियर सिंटेक्स है फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो मुझे भी पर्सनली सी प्लस प्लस का सिंटेक्स थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और फाइनली पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा सा स्लोअर है, ये फास्टर है। अब इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई जावा इज स्लोअर देन सी प्लस प्लस। उसका आंसर बड़ा सा सिंपल है, क्योंकि जावा का कोड जाता है JVM में और JVM उसको कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में ताकि वो रन हो सके, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ये विजिबल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2+2 किया सी प्लस प्लस में और जावा में, तो दोनों में, जावा में 10 सेकंड बाद आ रहा है, सी प्लस प्लस में तुरंत आ गया, ऐसा नहीं होता। माइनर सा डिफरेंस होता है, उसका कारण ये है JVM के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डज जावा हैव पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक बहुत ही डरावना पॉइंट है या फिर सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बट एक अच्छी बात है, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। जावा डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन। अब क्यों है ऐसा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पॉइंटर नहीं है, बट उसका कारण क्या, क्या डिसएडवांटेजेस है पॉइंटर के कारण। हमें एडवांटेज ये मिलता है, हमें सेफ्टी मिल जाती है अपने प्रोग्राम की, हमें पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, सिंप्लिसिटी मिल जाती है,
ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। 3 स्टार्स का मतलब ये नहीं कि मैंने 3 स्टार दिए, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। अब देखो क्या होता है ना, जब हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा कोड बहुत कुछ एक्सपोज भी हो जाता है। अगेन इट्स अ वेरी बिग सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप ये आंसर दो कि डज जावा हैव पॉइंटर्स, आपको आंसर पहला बोलना है नो, उसके बाद बताना है कि क्या एडवांटेज मिल जाता है और क्या डिसएडवांटेज है अगर पॉइंटर्स होते। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टेंस वेरिएबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। सो इंस्टेंस वेरिएबल, ये अगेन सारा जावा का है। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। इसका मतलब ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल ये होते हैं जो कि किसी मेथड, जो कि जावा के अंदर जो मेथड होती है उसके बाहर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन द मेथड और ब्लॉक ऑफ कोड। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। आई थिंक ये ओपन नहीं हुआ है। ओके चलिए ठीक है, आप इस पीडीएफ से इसका एग्जांपल पिक कर लेना। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू शो इट, बट डिफरेंस बड़ा सिंपल सा। लोकल वेरिएबल एक ब्लॉक ऑफ कोड में होता है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल उस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर होता है जो कि पूरी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ जावा वेरिएबल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये पूछा जाता है। रीजन उसका ये है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैंने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है। मैंने अगर जावा में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है। तो वेरिएबल्स हैव डिफॉल्ट वैल्यू इफ दे आर इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब क्लास के पार्ट है, ना कि किसी मेथड के, ऑफ क्लास और स्टैटिक वेरिएबल्स, बट नॉट लोकल वेरिएबल्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि भाई मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनिशियलाइज किया बट हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग है तो उसकी वैल्यू डिफॉल्ट हो जाएगी 0। फिर अगर फ्लोट डबल है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0। कैरेक्टर है तो एक तरीके से नल कैरेक्टर है /u 0000। बुलियन है तो फॉल्स, और रेफरेंस टाइप है तो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा नल। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं। अब अगर वो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल्स बिहेव सिमिलरली टू इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर लोकल वेरिएबल है तो डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, और इसको हमें डिक्लेयर ही करना पड़ता है, मतलब हमें डिफाइन ही करना पड़ता है। अगर हमने डिफाइन नहीं किया हमारे पास एरर आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन। नाउ ये एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, ना कि प्योर जावा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो तो करता है कंसेप्ट्स को। सो डेटा एनकैप्सुलेशन इन जावा रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ बंडलिंग डेटा and method that operate on a data in a single unit known as class। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सा सिंपल है, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उसको हम एक साथ एक सिंगल यूनिट में लगा देंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको वो एग्जांपल शो करता हूँ। होपफुली एग्जाम्पल आपको विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक क्लास बनाई है स्किल नगर की। अगर ये विजिबल नहीं, अगेन ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, नो वरीज, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, ओके, और यहाँ पे एक और मेथड बनाया है, और यहाँ पे ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। तो हमने क्या किया, एक जो क्लास है हमारी स्किल नगर की, उसको पूरा का पूरा एनकैप्सुलेट कर दिया है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी क्लास के अंदर। तो उससे क्या हुआ, मुझे जो भी चीज़ें चाहिए मुझे एक जगह पे मिल जाएगी। ये मतलब होता है डेटा एनकैप्सुलेशन का। ये मतलब होता है डेटा एनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज JIT कंपाइलर। सबसे पहला क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें बताना है फुल फॉर्म। जस्ट इन टाइम कंपाइलर स्पेसिफिकली रिफर्स टू पार्ट ऑफ जावा
virtual machine that is responsible for compiling Java bytecode into native machine code during the execution of Java program. थोड़ा सा टेक्निकल है, उसका मैं बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूं. JVM क्या करता है, मतलब ये पार्ट है JVM का, ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट फुली JVM, इट्स अ पार्ट ऑफ JVM, JIT कंपाइलर. तो कर क्या रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग जावा का जो बाइट कोड होता है उसको नेटिव मशीन कोड में, मतलब ये है हमारा कोड लिखा है यहाँ पे कुछ भी, तो उसको विंडोज़ के लिए विंडोज़ पे किया, मैक के लिए मैक पे किया, लिनक्स का लिनक्स पे किया. तो क्या किया उसने, जावा के बाइट कोड को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जावा बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये चीजें नहीं बोली तो दिक्कत आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अब अगेन ये एग्जांपल मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं. वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट विद इन द सेम क्लास. बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक मेथड है स्किल, तो यहां पे मैं एक इंटीजर डेटा टाइप ले सकता हूं. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है स्किल, उसमें मैं कैरेक्टर ले सकता हूं. फिर हमारे पास एक मेथड है स्किल, ये सॉरी कंस्ट्रक्टर है, उसमें मैं ले लेता हूं स्ट्रिंग या फिर फ्लोट ले लेता हूं. तो क्या हुआ, हमारी ये सिंपल सेम कंस्ट्रक्टर हैं, सेम नाम है, बट इनके जो पैरामीटर्स हैं ये डिफरेंट है. उसकी वजह से इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. आप जाके इसका एग्जांपल देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं क्लास में या एग्जाम में, ये वो नहीं होता. कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास. मतलब एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, जो कि कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर लेता है उस ऑब्जेक्ट का, क्लास के ऑब्जेक्ट का, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देते हैं. उस पर्टिकुलर क्लास के डेटा का ऑब्जेक्ट हम उस पर्टिकुलर क्लास में कॉपी कर देते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दिया है, जाके PDF डाउनलोड करो और देखो उस एग्जाम्पल को. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन यू ओवरलोड मेन मैथड. अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो हमारी मेन मेथड होती है जावा के प्रोग्राम में, वो हमारी एक तरीके से एंट्री लेवल होती है, मतलब वो एंटर होता है, एक तरीके से डोर ऑफ आर प्रोग्राम होता है, और सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है. तो क्या हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं. सो द आंसर इज यस, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड इन जावा. लेकिन सिर्फ यही नहीं बोलना है आपको, आपको एक पॉइंट और भी बोलना है. वो क्या है, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args विल ऑलवेज बी एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. मतलब ये है, अगर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, होपफुली एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, दो मेन मेथड्स हैं, तो जो एंट्री पॉइंट होगा मेरा वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला. इसको मैं कॉल जरूर कर सकता हूँ, लेकिन ये एंट्री पॉइंट नहीं होने वाला मेरा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कैच ब्लॉक यू कैन हैव इन जावा. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. You can have as many as catch blocks in try catch block in Java. अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है. You can have as many as try catch block in Java, but only first catch block will be executed which matches the condition. मतलब ये है अगर हमारे पास 10 कैच ब्लॉक हैं, तो अगर हमारा पहला कैच ब्लॉक ही सेटिस्फाई कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद के कैच ब्लॉक्स नहीं एग्जीक्यूट होंगे. एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है. मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाया, इंटीजर नंबर नाम का एरे बनाया, जिसकी साइज मैंने डिफाइन करी है 3. ठीक है, और मैंने नंबर्स ऑफ 5th इंडेक्स में वैल्यू करी है 10 असाइन. तो अब मैंने कुछ एक्सेप्शंस कैच करने की कोशिश करी है. एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नॉर्मल एक्सेप्शन. अब इसमें से क्या होने वाला है, मेरे पास कैच हो जाएगा एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन. ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, सो हाउ मेनी कैच ब्लॉक्स वी कैन हैव एज मेनी एज वी वांट, बट पहला जो कंडीशन मैच करेगा वही एग्जीक्यूट होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड इन जावा. अगेन टेक्निकल क्वेश्चन.
इस आंसर को अगर सही दोगे तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड इन जावा। तो फाइनल वेरिएबल व्हेन अप्लाइड टू अ वेरिएबल इट मींस दैट द वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइन। सिंपल सा मतलब है, इट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। इट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, चेंज नहीं कर सकता नो मैटर व्हाट। सेकंड, फाइनल मेथड व्हेन अप्लाइड टू अ मेथड इट मींस दैट द मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय सब क्लास। इसका मतलब यह है कि जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं और अगर मैंने फाइनल मेथड यूज किया, इसका मतलब यह है कि जो सब क्लासेस होंगी, जो मेरी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होंगी, वो मेथड इसको ओवरराइड नहीं कर सकती। Final class when applied to a class it means the class cannot be extended or subclass, you cannot create subclass of the final class। इसका मतलब ये है मैं इसमें inheritance नहीं कर पाऊंगा, इसकी मैं सब क्लासेस नहीं बना पाऊंगा। फाइनल कीवर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, फाइनल मतलब सिर्फ वेरिएबल में आता है। फाइनल कीवर्ड आप वेरिएबल में लाते हो, मेथड में लाते हो और इवन क्लासेस के अंदर भी लाते हो। तो आंसर इतना सा मत देना कि सिर्फ फाइनल वेरिएबल मतलब कांस्टेंट, मेथड भी देना, क्लास भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड इन जावा? द आंसर इज यस, वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड इन जावा विथ सेम नेम बट डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स। अब आपको लग रहा होगा अभी तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाला है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड डिफरेंट है। स्टैटिक मेथड मतलब जो कि क्लास का पार्ट होती है, ना कि ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक क्लास? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया। सही आंसर दिया, सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का। स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल्स बिलोंग टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई स्टैटिक मेथड है मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल है और मेरे पास स्टैटिक क्लास है, क्या डिफरेंस है? तो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं क्लास को, ना कि ऑब्जेक्ट्स को। अ क्लास कैन नॉट बी स्टैटिक अनलेस इट इज एन इनर क्लास। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आंसर है। क्लास को हम स्टैटिक नहीं बना सकते अनलेस वो एक इनर क्लास है, मतलब क्लास के अंदर की क्लास है। क्लास को हम स्टैटिक नहीं बना सकते अनलेस वो एक क्लास के अंदर की क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ गार्बेज कलेक्शन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका रीजन यह है क्योंकि अगर आपको इसका आंसर बन गया, इसका मतलब यह है कि आपको जावा का कोर फंडामेंटल क्या है वो पता है। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन? Garbage collector is like a helper that cleans up what we don't need anymore to keep our computer program running smoothly। इसका मतलब यह है कि हमारे पास काफी सारा डेटा है, मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास काफी सारा डेटा है, मैं इसका नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। 5 मतलब लेटेस्ट है, 1 मतलब ओल्डेस्ट है। तो अब अगर हमें 1 की जरूरत नहीं है तो गार्बेज कलेक्शन उसे रिमूव कर देगा। बट एक चीज़ और याद रखना, गार्बेज कलेक्शन डज नॉट मीन कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा अगर हमारे पास गार्बेज कलेक्शन है तो क्या इसकी गारंटी है कि हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा? आंसर इज नो, देयर इज नो गारंटी। जावा गार्बेज कलेक्शन होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। What is garbage collector? Garbage collector is simply one who keeps our memory clean. So इसी के साथ हमारा part 1 खत्म होता है guys. If you have any questions, please put them in the comment section. And if you want to join, I would recommend you should join. हमारी exclusive community है for people who are going to graduate in 2024, क्योंकि हम सारी चीज़ें related to 2024 वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और अगर आप इस साल ग्रेजुएट होने वाले हो 2023 में, फाइनल ईयर अगर आपको 2023 है, तो आप इससे ज्वाइन करो, इस ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट रिलेटेड टिप्स। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।